दहेज के सामान का लेन देन और नकदी के लेन देन में दिखावा, इस विषय पर आयोजित इस मेरे फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। आज का सेशन भी वो मारवाड़ी देहात में फिजूल खर्ची का जो पैम्पलेट मैंने 15 साल पहले फिर के बांटा था, दूर दूर तक मीटिंगों में इधर उधर जाता रहता था और अपने ही हाथ से लोगों को देता और बड़ी अपेक्षा करता कि कोई इसको पढ़ेगा। परंतु मेरा चेहरा देख करके कौन ऐसा है जो इसको पढ़ने की जहमत उठाई, इसलिए कोई नहीं पढ़ता। ज़्यादातर यूं ही मैं देखता फेंक देते। पर फिर भी मेरी लगन थी, मैंने कापी छपवा रखे थे तो उम्मीद के साथ बंटवा भी रहा था और काफ़ी प्रयास किया। तो आज ये अब 2-4 दिन पहले मेरे आगे पड़ गया, तो मैंने कहा इस पर अपन चर्चा ज़रूर करें। कुछ चीज़ें छोड़ दें जो ज़रूरी नहीं है लग रही है अब आज के ज़माने के हिसाब से, और जो आज भी तिथि बाहर नहीं हुई है, आउट ऑफ डेटेड नहीं है, उन पर चर्चा की जाए। तो आज की चर्चा का विषय दहेज में दिए जा रहे सामान और भारी भरकम रकम जो राशि दी जाती है मायरा में, दहेज में, पिरावणी में, जहाँ भी उसकी का दिखावा और उसकी होड़ा होड़ी, देखा देखी जो चलन हो रहा है, वो आर्थिक स्थिति, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वालों को भी समाज के अदृश्य दबाव से आर्थिक कर्ज में डूबना पड़ता है। कुछ लोग तो कम दहेज मिलने को अपने एम पर चोट मानते हुए नाराज हो जाते हैं। दहेज कम मिल गया उसमें भी वो अपने अहंकार पर चोट मान लेते हैं और नाराज हो जाते हैं। गंभीर मनमुटाव की भी स्थितियां हो जाती है, बड़े मनमुटाव हो जाते हैं। कई बार लोग बोलते नहीं हैं 2-2 साल तक, जाकर के उनके राम राम साहब है तो यूँ झूठा सा थोड़ा सा उनसे बात ही नहीं करना चाहते। हमारी इज्जत खराब कर दी, हमें इतना कम दिया, हमें इतना कम समझा। मतलब जैसे मायरे का मामला है, मायरे का तो लगभग एक ही काम होता है, तो अड़ोस पड़ोस की कोई ऊंच नीच नहीं रहती इतनी ज़्यादा। उस समय एक होता है, जैसे पेरावणी एक होता है हमारे मृत्यु भोज के समय। तो मान लो 5 बेटे हैं तो 5 जगह से पेरावणी आएगी। अब रकम किसने ज़्यादा दी है? अगर किसी ने रकम ज़्यादा दे दी और किसी देवरानी के कम आई पियर से रकम, किसी जेठानी के कम आई, तो बेचारी बर्तन मांजती रहती है। उसको कोई पूछता है, जिसकी रकम ज़्यादा आई वो तो ऐसे घूमती है और बड़े ठाट बाट के साथ, और जिनके कम आ गई उनकी दशा खराब कर देते हैं, क्योंकि वो तो कंपेरिजन वहाँ सभी एक साथ जोड़े बैठते हैं और किसको कितना मिला इस पर वो सारा होता रहता है। और बड़ा यूँ सारी लोगों की आंखें रहती है और उसमें भी वहाँ लोग कहने भी लग जाते हैं इस गांव वाले देखते आए और इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अच्छा किया। मतलब उनको सुना करके ऐसे टोने और व्यंग्य होते रहते हैं। इसी प्रकार मायरा शादी, जैसे शादी का आयोजन है, नया रिश्ता हुआ है, उसमें शादी में पहले एडवांस भी होता है, जैसे तिलक कह सकते हैं, कुछ शादी के दिन भी होता है, कुछ भी समझो। जब नया रिश्ता होता है तो नए रिश्तेदार के संबंध में कुछ लोग कहते थे आपके रिश्तेदार के तो बहुत अच्छी आमदनी है, उसका बेटा वहाँ बाहर कमाई करता है, वो है, ये है, उनके तो ये हो गया यार। और हमने देखा है वो शहर में घूम रहे थे, पता नहीं क्या क्या सामान खरीदेंगे और काफ़ी दे सकते हैं आपको। बड़ा यूँ काफ़ी लोग घूम रहे थे, बड़े बड़े लोगों को साथ में लेकर के वो सामान की खरीदारी कर रहे थे, इसलिए काफ़ी अच्छा आपको सामान देंगे। तो ये बातें सुन करके बेटे का बाप जो है वो भी थोड़ा उसको, क्यों उन लोगों को उसको चढ़ाना है ताकि उससे ज़्यादा खर्चा करवा लिया जाए। अरे तेरे रिश्तेदार तो बहुत तेज पड़ेंगे इस बार, देखना बहुत ज़्यादा माल देंगे, ये देंगे वो देंगे, ताकि इसको खड़ा किया जाए। तो ये भी कुछ गहना ज़्यादा करवा लेता है या डीजे वगैरह ऐसे खाना वगैरह सारे खर्चे ज़्यादा कर लेता है, इस उम्मीद के साथ कि वो लोग इतना तेज़ घूम रहे हैं, उनका बेटा कमा रहा है, उनके वो है, ये सारी सुन के और ये एक हवा बन जाती है। क्योंकि पहले तो किसी का तय नहीं,
कि कौन कितना देगा। अगर ये सारी बातें पहले से तय हो जाए कि भैया हमारे पास इतना है और इसके अलावा आप किसी प्रकार की उम्मीद मत करना, अनावश्यक आप ज़्यादा खर्चा कर लोगे इस वहम में, इस वहम पाल लोगे कि ये तो इतना कर देंगे इतना कर देंगे, और इस वजह से आप अगर ज़्यादा खर्चा कर दो और फिर आपको मायूस होना पड़े, ऐसा नहीं रहो। तो ये पहले से सारा डिस्क्लोज कर दे कि भाई देखो हमारे पास इतना इतना है, इसके अलावा कोई उम्मीद मत रखना और इतना ही मैं कर पाऊँगा। और कोई भी लोग मेरे बारे में चाहे कितनी बातें करें कि वो इतना दे सकता है, इतना कर सकता है, इतना ज़्यादा देगा, तो आप उन पर ध्यान मत देना, क्योंकि मेरी अपनी हैसियत है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बाद में नाराज़गी, क्योंकि हम देखते हैं शादी के जो अंतिम लेन देन है वो एकदम से रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जैसे परिणाम घोषित होता है, लोगों की पूरी नज़रें चारों ओर फोकस रहता है। आजकल तो फ़ोन हो गए, हाथों हाथ फ़ोन कर करके वहाँ वो कार्यक्रम चल रहा है अंतिम लेन देन का, और जगह जगह फ़ोन कर दिए जाते हैं, यहाँ तो इतना कर दिया और वहाँ का क्या रिजल्ट है। जैसे एमएलए एमपी चुनाव के या सरपंच चुनाव के रिजल्ट वगैरह की सनसनी होती है, वैसे इसके अंतिम लेन देन जिस समय होता है शादी या मुआहरे का, वो एकदम से, क्योंकि पहले से ये सारी बातें खुली हुई नहीं होती है कि इतना किया जाएगा। पहले से अगर पता हो तो ये कोई इतना सस्पेंस नहीं बनता और इतना वहम भी नहीं पालता कोई कि इतना ज़्यादा हो सकता है। तो ये इतना इसको पहले यूँ दबा के रखने की वजह से अचानक वो एकदम डिक्लेरेशन होता है, और अचानक डिक्लेरेशन में अगर उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो और डिक्लेरेशन बहुत नीचा रह जाए तो स्थितियाँ बहुत डवाडोल हो जाती है। हमारे यहाँ शादी के बाद में अंतिम लेन देन के बाद में वो लोग बाहर निकलते हैं और वापस राम राम करने के लिए एक बार उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो अगर वो अंतिम लेन देन उनकी अपेक्षाओं से बहुत नीचा रह गया तो वो वापस आते हैं तो उनके चेहरे देखने लायक होते हैं। वो यूँ ही झूठा ही राम राम यूँ करते हैं, पर बड़ा यूँ, क्योंकि वो सबको पता चल जाता है कि मुंह खारा हो गया है इनका, ये बड़ा नुकसान वाला मामला है, नाराज़ हो गए। ऐसी नाराज़गी कई लोग जो ज़्यादा सीधे साधे, कई तो दिखाते नहीं है, बाहर से नाराज़गी नहीं दिखाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कई जो सीधी दिखाते हैं वो तो साल साल भर बोलते भी नहीं है। क्यों उन्होंने पहले वहम अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा कर ली और ज़्यादा अपेक्षाओं के अनुरूप खर्चे कर दिए कि यहाँ से इतना तो मिल ही जाएगा। तो इसी प्रकार के ये मुआहरे के जो एकदम से, या तो इनमें दो बातें मेरे लिहाज से, मेरी अपनी दृष्टि है, मेरी दृष्टि में जो भी जितना देता है वो पहले कह दिया जाए। मेरे हिसाब से तो पहले ही दे ही दिया जाए सारा, किसी लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं। मुआहरा है, मुआहरे का अब शादी में ज़रूरत है पैसे की और मुआहरा करना है बहन के, तो बहन अगर आपके वहाँ निमंत्रण देने आ गई तो उसी दिन उसको दे दिया जाए जितना देना है। ले भैया शादी में काम आएगा और आज ही ये ले जाओ, ये इतना सा है हमारा योगदान, जो ये बनता है हम इतना कर पाए हैं और ये आप ले जाओ और आप अपना काम लो। स्थितियाँ यहाँ तक थी कि पहले पैसों की इतनी दिक्कत रहती थी और मुआहरे का जो पैसा वो सबके बीच में पड़ा रहता था एक थाल में, और उनको आगे कोई और लेन देन करने तो उस पैसे को टच नहीं कर सकते। लोग कहते नहीं इसको क्यों छेड़ते हो, घर के अंदर से लाओ दूसरे पैसे, जबकि वो उन्होंने दे दिया है उनके लिए, परंतु इसको छेड़ना ठीक नहीं है। तो डबल तरह का ब्याज, पहले ये ऋण लेकर के आते हैं, उधर वो ऋण लेकर, बिना मतलब के ऋण लेने पड़ते थे इस प्रकार के। तो मेरी दृष्टि में अगर शादी में उनको ज़रूरत है तो मुआहरे के पैसे भी पहले दिए जा सकते हैं, और ताकि सारे सस्पेंस ख़त्म हो, रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली सारी बीमारियां ख़त्म हो जितना हो सके। और यहाँ पहले उनको सूचित ही कर दिया जाए काफ़ी दिनों पहले ही कि भाई हमारी तरफ से इतना होगा, देख लो फाइनल बता देते हैं हम। इसमें झूठी सच्ची रखने की या सस्पेंस रखने की कहाँ ज़रूरत है। तो कुछ लोग कम दहेज मिलने पर अपने एम पर चोट मानते हुए नाराज हो जाते हैं, गंभीर मनमुटाव भी हो जाता है। दहेज के रूप में गैर जरूरी सामान घरों में कबाड़ बनता जा रहा है, घरों में कबाड़ की तरह सामान पड़ा रहता है। आजकल आप देखोगे कि जैसे मेरे एक लड़का है, अब मुझे न तो टीवी चाहिए न फ्रिज चाहिए। आपने देखा ये फर्नीचर वगैरह भी मैंने पहले खरीद लिया, सारा सोफ़ा वगैरह सारा सामान मेरे घर में। मुझे एक ही वस्तु की ज़रूरत नहीं है असलियत में,
अब मुझे कोई देने की ज़बरदस्ती करे, जिद करे कि न हम तो सामान देंगे, ये नियम है, ये कानून है, तो ये कितना बड़ा अत्याचार और कितना बड़ा जुल्म हो सकता है मेरे ऊपर। तो मैंने एक देखा है कि मेरे रिश्तेदार हैं, जोधपुर में शास्त्री नगर में रहते हैं। वो मेरे पिताजी के बुआ के लड़के हैं, भाई हैं, पिताजी की बराबर उम्र के हैं लगभग, वे मेरे चाचा जी लगते हैं। और उनका लड़का, वो भी मेरे हम उम्र था, उसकी शादी थी उस ज़माने में, तो बड़ा रिश्ता था, तो रिश्तेदार बहुत बड़ी पार्टी थे, तो उन्होंने फर्नीचर वगैरह काफ़ी सामान दे दिया। अब उनका एक मंजिल मकान की उस फर्नीचर वगैरह सामान से भर गई। शायद आज भी वो सामान पड़ा। अभी मैं गया तो था, मैंने सारा घर यूँ देखना ठीक नहीं समझा अब, क्योंकि अब मैं वहाँ अजनबी सा हो गया, क्यों जाता नहीं हूँ कभी। गया तो था और सुनता भी नहीं, ये दिक्कत हो गई। वो चाचा जी भी थोड़े बूढ़े ज़्यादा हो गए, बीमार थे, और उनकी बातचीत भी उन लोगों से कर नहीं पाया मैं। अब वो सामान तो अभी भी पड़ा ही होगा, बेच तो सकते नहीं। तो वो सामान की वजह से उनका मकान का इतना पोर्शन भर गया, और उसका बहुत बड़ा किराया मिल सकता है वो, परंतु वो सामान की वजह से भरा हुआ, वो सामान बेच नहीं सकते कहीं पर भी। बताओ कितना महंगा पड़ता है वो सामान। जोधपुर जैसे शास्त्री नगर की जगह अब एक सोफा लाने वाले को कुछ नहीं 30-40 हज़ार रुपये लगेंगे, 20-30 हज़ार में भी आ जाएगा। सोफे की ज़मीन वहाँ कितनी कीमत की है, वो ज़मीन बेकार कर देगा वो सोफा, वहाँ जाके रखोगे, क्यों बेच उसको सकते नहीं। और ज़मीन के भाव तो वर्ग गज में भी लाखों रुपयों के, और वो एक सोफा ला करके रख दिया जो लाखों रुपए का है ही नहीं, और लाखों रुपए की ज़मीन को अंगेज कर दिया, बिना मतलब व्यस्त कर दिया उसको, इतनी कीमती ज़मीन को। कितना महंगा सौदा हो रहा है वो। तो वो कबाड़ की तरह पड़ा रहता सामान। जैसे मुझे अभी सामान देना शुरू करे तो कबाड़ी होगा, मैं क्या करूं? सामान चाहिए नहीं मुझे बिल्कुल, और ये दिया जाता है। जिनके घर में ऑलरेडी फ्रिज है उनको और फ्रिज दे दिया जाता है, और टीवी दी जाती है, सारे सामान है सबके घर में करीब करीब। क्योंकि ये तो इंतजार किया नहीं जा सकता कि बेटे की शादी होगी तब मैं सामान खरीदूँ, तब तक सामान बिना पड़ा रहूँ, सामान लाऊं नहीं, तब लोग देंगे तब वो काम लूँगा। ये तो आज के ज़माने में इंतजार किया नहीं जाता, इसलिए सामान करीब करीब सभी के घरों में वैसे ही है, और फिर भी उनको वो सामान पकड़ा दिया जाता है। और ऐसे ऐसे सामान आप ताजुब करोगे। पेट्रोमैक्स होता है, आपको ध्यान होगा आजकल तो इमरजेंसी लाइट के कई सिस्टम आ गए, कभी वो बहुत अच्छा काम की चीज़ थी। तो उसको आज कोई नहीं खरीदता बाजार में, क्योंकि इमरजेंसी लाइट के बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम आ गए। तो पेट्रोमैक्स में कौन माथापच्ची करेगा। हालांकि वो गैस के पेट्रोमैक्स आ गए, पहले केरोसिन के होते थे। तो गैस के पेट्रोमैक्स को अन्यथा कोई नहीं खरीदता, दहेज वाले खरीदते, और उनके लिए बनता है, क्योंकि लोगों को जरूरत नहीं उसकी, और उपयोग बिल्कुल उसका एक दिन का ही नहीं कहीं, फिर भी वो बिक रहा है। ये इस मूर्खता की वजह से कि पेट्रोमैक्स लेना पड़ेगा, तो क्या दोगे? पेट्रोमैक्स नहीं दोगे तो ऐसे ही उस सामान की बात कर रहे हैं अपन, कबाड़ की तरह बनता जा रहा है। प्रत्येक पिता की जायदाद में बेटी का हिस्सा होता है। ये माना जा सकता है कि प्रत्येक पिता की जायदाद जो है उसमें बेटी का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि बेटी को कोई बेटे के बराबर हिस्सा नहीं दिया जाता, कम दिया जाता, काफ़ी कम दिया जाता है। और गरीब लोग जिनके ऊपर कर्ज है वो ज़्यादा दे देते हैं। बेटे के पास तो कुछ रहता है, बेटे के तो कर्ज हिस्से में आता है, और बेटी को कुछ जितना भी देते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब जिनके पास धन ज़्यादा वो तो देते हैं कम, जिनके पास धन कम है, धन है ही नहीं, ऋण है, उनको धन देना पड़ रहा है। ऐसा सा सिस्टम अपन देखते हैं। तो गरीब लोगों को ज़्यादा दबाव में आना पड़ता है। और उनके बर्तनों के संबंध में 2-4 बर्तनों की और बात कर दूँ मैं। जैसे पीतल के एक हांडा देते हैं हमारे इलाके में, चरी, और कांस्य के प्लेट वगैरह, थाली वगैरह देते हैं। उनका बिल्कुल उपयोग नहीं है आज के ज़माने में। जब से स्टील आ गया, जब स्टील नहीं था तो ये उपयोगी थे, क्योंकि स्टील का बर्तन, ये बर्तन है, ये 5 साल कहीं पड़ा है, आप हाथों हाथ काम ले सकते हो धो करके। परंतु पीतल और कांसी के बर्तन अगर 6 महीने पड़े रह गए तो वो हरे कलर के से हो जाते हैं,
और उनको साफ करो तो इतना सर्फ और इतनी मेहनत पड़ जाएगी, फिर भी वो साफ नहीं होंगे आराम से, 6 महीने अगर पड़े रह गए तो इस प्रकार उनको तो रेगुलर काम लें तो ले सकते हैं, फिर भी उनमें खाना पीना कांसी में हम खाते थे पहले, तो बड़ा मुसीबत वाला काम होता था, दही खट्टाई वगैरह, कुछ सब्जियां भी खराब हो जाती थी जल्दी उसमें। तो वो खाने पीने में स्टील जब आ गया तो स्टील का बर्तन बहुत ज़्यादा स्वच्छता की दृष्टि से बहुत अच्छा है और इसमें जंग बहुत कम लगती है। तो पीतल के जो बर्तन हैं आप देखोगे, वो हांडा, उसमें एक धागा बंधा हुआ होता है, चारों ओर बर्तन देते हैं तो उसमें कुछ मिठाई डाल के पहुंचाते हैं उसके घर पे, वो वैसा का वैसा वापस बिकता है बाजार में, चाहे 4 साल से बेचो, चाहे 10 साल में बेचो, चाहे 15 साल में, एक दिन उसमें एक पानी नहीं डाला किसी ने, और वैसा का वैसा बिकता है, और उसको वो साफ करके और वापस बेचते हैं। ये एक रोटेशन चल रहा है। पीतल और कांसी के जो भी बर्तन दिए जा रहे हैं वो वैसे के वैसे एक दिन कोई उपयोग में नहीं लेता, सिर्फ दहेज के लिए ही खरीदे जाते हैं, और देख करके एक दिन उसमें वो मिठाई थोड़ी जलेबी वगैरह डाल के पहुंचाई जाती है वहाँ तक, वो तो किसी भी कार्टून में पहुंचाई जा सकती है, और वो किराए पे बर्तन लाए जा सकते हैं ताकि वापस दे दिए जाए किसी को, अगर ज़्यादा ही पीतल के ज़रूरी हो तो, अन्यथा उसकी जगह स्टील के या कुछ ऐसा किया जा सकता है एक विकल्प के तौर पर। हालांकि बर्तन अगले घर में पहले से पड़े और अनावश्यक बर्तन बहुत ज़्यादा लाए जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं। छोटा सा कार्यक्रम हो तो टेंट से बर्तन लाए जाते हैं, और जबकि घर में बर्तन पड़े, तो टेंट से ही बर्तन लाने हैं तो क्यों ये इसका लेन देन हो, इस पर अब काफ़ी विचार होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि प्रत्येक पिता की जायदाद में बेटी का हिस्सा होता है। देहात में रहने वाले कृषकों की जायदाद कृषि भूमि होती है। गाँव में जो लोग कृषक रहते हैं उनकी जायदाद होती है खेती की जोत, कृषि जोत। कृषि जोत के टुकड़े होना भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या रही है। भारतीय कृषि पहले भी कृषि जोत के टुकड़ों की समस्या से ग्रस्त है। जिन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको पता है कि भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें चकबंदी, जोत छोटी होती जा रही है दिनों दिन, जो बंटवारे होते हैं जोत छोटी होती जा रही है, क्योंकि जमीन की अपेक्षा कृषि करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, खेती का काम करने वाले संख्या ज़्यादा है, जोत छोटी पड़ जाती है, और छोटी जोत जो है खेती पे मुनाफा लेने में दिक्कत पैदा करती है। देहात में एक मान्यता यह भी है कि पिता की जायदाद का बंटवारा घर का घर में ही कर लेना चाहिए। जैसे बेटे जब बंटवारा करते हैं तो कहते हैं किसी को दूसरे कान को नहीं सुनाना चाहिए, घर की घर में बात कर लो, तीसरे कान तक बात नहीं जानी चाहिए। परंतु कोई ये नहीं कहते कि बाप बेटी या भाई बहन का लेन देन भी घर की ही बात है। बाप अगर बेटी को देता है या भाई अपनी बहन को देता है, दे दो, घर की बात है। ये तीसरे आदमी तक बात कैसे पहुंच जाती है, ये भी तीसरे कान तक जानी नहीं चाहिए। एक बाप अपनी बेटी को देता है और वो भी दिखा दिखा कर। देहात की बुद्धिजीवी महिलाएं अब ये भी कहने लगी है कि अपने घर में खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सब में सौतेलापन हमने पाया है। बेटियों के साथ सौतेलापन खान पान में आजकल शायद नहीं रहता, मैंने ये पुराना लेख है मेरा। आजकल कहते हैं खान पान में बिल्कुल शून्य स्थिति आ गई है, एक बराबरी आ गई है। शिक्षा में अभी भी है, स्वास्थ्य में भी है, जैसा ट्रीटमेंट और जैसा इलाज लड़के के लिए है उतना लड़की को नहीं मिलता। आदि सब में सौतेलापन हमने पाया है। अब जब 2 रुपये देने की बात आई तो वे भी समाज के अदृश्य दबाव के चलते दिखा दिखा कर भिखारिन की तरह हमारे कटोरे में डाला जा रहा है। हमें यदि कोई देता तो घर में ही दिया जाता। शादी ब्याह तो ये कोई आगे एक आया चैप्टर, ये आजकल तिथिबा हो गया, इसमें ज़्यादा वो बात नहीं। जो गुड़ का बंटवारा, उसकी लड़ाइयाँ काफ़ी होती थी पहले के ज़माने में। किसी को बड़ा गुड़ पकड़ा दिया जाता, किसी को थोड़ा छोटा, और इस वजह से नाराज़गी और गुड़ फेंक के आ जाते थे रेसी। आजकल हालांकि उसका क्या है कि बंटवारा वहाँ बाज़ार से ही थोड़ी बराबर नाप के आ जाते हैं, तो वो लड़ाई ख़त्म हुई है हमारे। पर उसमें भी देखो एक बांध देते हैं शादी के समय। अभी कुछ सालों पहले ऐसा हुआ कि गुड़ के भाव बहुत काफ़ी थे, 40 रुपये किलो, और बांध उस समय लोग देते थे 20 रुपये। शादी में बांध देने का रिवाज आपके वहाँ भी होगा, आप सुनोगे। लड़के या लड़की की शादी है तो उसके घर पे जाके 20 रुपये या 25, आजकल वो 100-200 देने लगे।
तो 20 या 10 देते थे। तो 20 रुपये में वो गुड़ ले आता था 700-800 ग्राम या 1 किलो तक। तो बाज़ार में तो दुकान में तो इतना मिलता नहीं और वहाँ ज़्यादा मिलता उल्टा। तो उन दिनों बाज़ार में कोई खरीदता नहीं। और हम तो कहते लोगों को भाई एक बार और जाके बांध दे आओ उसके घर पे, जाके 20 रुपये पकड़ा दो और बैठ जाओ। वो कहेगा कि आपके घर की तो आ गई, कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था। तो या तो बांध वापस दे दे, और अगर गुड़ दे दे वो संकोचवश तो फ़ायदा है कोराई। तो उसमें भी विसंगतियाँ आ जाती कई बार। खैर उसको छोड़ो। ये गुड़ देना, थाली भरकर मिठाई देना, कहीं पर कढ़ाई भरकर देना, थैली भरकर देना, इनमें भी कई बार समस्याएं आती है। खैर उसको अपना अभी छोड़ देते हैं। मैं आगे इसको लेता हूँ। यदि अब भी हम विश्व पटल पर नज़र न दौड़ाएं, अब भी हमने यदि विश्व पटल पर नज़र नहीं दौड़ाई तो वैश्वीकरण की दौड़ में बहुत पिछड़ जाएंगे। बच्चों की समुचित शिक्षा के प्रति हम बेहद लापरवाह हैं। यदि समय इसी रफ्तार से भागता है तो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि 3-4 वर्षों में प्रत्येक परिवार की पहुंच में होंगे, और बैंकों में एटीएम व्यवस्था, मानव रहित दुकानें, पेट्रोल पंप आदि से संवाद स्थापित करने के लिए अनपढ़ तो कहीं के नहीं रहेंगे। आज के विद्यालय से वंचित छात्र अगले 60 वर्षों तक हमें कोसेंगे। अर्थात हमारी आज की लापरवाही का कलंक 1 सदी तक धुल नहीं सकेगा। ये उन दिनों लिखा था मैंने। हालांकि उसके बाद मोबाइल भी आ गए, एटीएम भी हो गई। उन दिनों इनके एटीएम नागौर में एक आध लगा था, मोबाइल बिल्कुल किसी के पास था। कैसी विडंबना है कि गहनों, कपड़ों, मकानों की शिल्पकारी, मृत्युभोज आदि पर लाखों रुपए खर्च करने वाले ये देहाती बच्चों के लिए सस्ती सी स्लेट खरीदते। बच्चे के स्लेट खरीदते हैं, ऐसी स्लेट की उसमें जैसे कलम चलाते हैं, जैसे कोई हल निकाला है, उसके ऊपर का कलर उतरता जाता है साथ साथ ही, लिखने में काम ही नहीं आती कभी। जैसे कोई खेत में हल चल रहा हो, सब्जी खरीदने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। सब्जी या फल खरीदने के पहले हम 10 बार सोचते हैं। ग्रामीण परिवारों में काचर, खड़ी, राबोड़ी सब्जी महीनों तक नियमित रूप से बनाना तो आम बात है। घरों में कपड़ों का अनावश्यक संग्रह होते हुए भी पनघट पर फटे कपड़े से पानी छानते देखा जाता है। पनघट पर वो पानी छानने का कपड़ा है, तालाब में जाकर के पानी छानते हैं, फनल वगैरह नहीं, कपड़ा वो फटा हुआ है। घर में कपड़े बहुत ज़्यादा है, पर वो पानी छानने का कपड़ा जिसकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो फटा हुआ है और उससे पानी छान के ला रहे हैं। विद्यालयी छात्रों के लिए नियत पोशाक तक नहीं करवाते हैं। औरतें जेठ की दोपहरी में भी सूखे हलक में केर कुमटा सांगरी बटोर कर कमाती है। अकाल रात के मस्टोल में नाम लिखवाने के लिए अकाल रात प्रभारियों के जी का जंजाल बनकर कमाए गए रुपये फिजूल खर्ची में फूंके जाते हैं, जिसे देखकर हम कब तक पत्थर दिल बने रहेंगे। घर की शिल्पकारी, गहने, बारातों की जीप, कार, रैली को देखकर लगता है कि ये तो कोई हाई फाई उच्च शिक्षा प्राप्त, इंटरनेट आदि सुविधाओं से जुड़ा अच्छे बैंक बैलेंस वाला परिवार है। पड़ोस का शेखावाटी अंचल कृषि उपज के मामले में मारवाड़ से आगे नहीं है। शेखावाटी मारवाड़ से पिछड़ा हुआ है कृषि उपज के मामले में, आगे नहीं है वो, परंतु अनावश्यक खर्चों के अभाव में हुई बचत से आज शैक्षिक दृष्टि से मारवाड़ से 10 गुना बेहतर स्थिति में है। ये एक ही फर्क पड़ा है उनके और हमारे बीच में। शेखावाटी में चाहे वो आर्य समाज की बदौलत हो, कैसे भी हो, उनके ये अंतर पड़ा और हम पिछड़ते गए। नकारात्मक सोच के लोग तो अपनी ही राग अलापते हैं कि खर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा खर्चा नहीं करने से पतन होता है। जबकि सामान्य गणित के अनुसार 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च करने पर 20 बचते हैं और नहीं खर्च करने पर पूरे 100 बचते हैं। यदि गणित सही है और हम इसे समझ लेंगे तो वे दिन दूर नहीं है जब हम सम्मानजनक रूप में अपनी बचत जमा करवाने बैंकों में जाएंगे, न कि कृषि ऋणों के लिए हाथाजोड़ी करते फिरेंगे। इस प्रकार इस मामले में मृत्युभोज, पैरावणी, अफीम की सभाओं, कपड़ों इत्यादि विभिन्न सामानों के लेन देन आदि समस्याओं का समाधान तो जातिगत सामाजिक निर्णयों से संभव है, परंतु कुव्यसनों से लिप्त लोगों की सामाजिक निर्णयों में सुधार हो पाना टेढ़ी खीर है।
हाँ, जन जागरण से नशे की प्रवृत्ति पर अवश्य अंकुश लगेगा और इन्हें इसी प्रकार दिखावा जो कि संकुचित मानसिकता का परिचायक है कि समस्या के समाधान के लिए सामाजिक निर्णयों के बजाय व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है। मैंने पहले भी बताया था कि मेषुरियों में बिना दिखावे के पहले फिक्स हो जाता शादी में कितना देना है, वो उन दो आदमियों का काम है। आप सका किसी को शादी में शरीक होने वाले को पता नहीं कि इन्होंने इनको कितना दिया, इन्होंने उनसे कितना लिया, क्या हुआ क्या नहीं, सीधा खाना खाया निकल गए, किसी को कोई लेना देना नहीं, उनका आपस का मामला उन्होंने सल्टा दिया। अब पहले तय नहीं हो तो सस्पेंस होता है, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर इतनी बड़ी सभा में इज्जत खराब होती है, इसलिए वो मुंह फूल जाता है एकदम से। और वो चाहे जो जो बहुत ज़्यादा पाखंड नहीं कर सकते वो तो उनके चेहरों के हाव भाव तो अपने आप बदल ही जाते हैं। वो कोशिश ही नहीं कर सकते कि हम छिपा लें इन बातों को, छिपाना संभव नहीं होता सामान्य आदमी के लिए। तो बड़ा माहौल ख़राब हो जाता है और देने वाले की अपनी स्थिति है। तो ये सारी बातें मैंने आखिर आज इस पे कर ली। कल अपन कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। मैं जिसकी अपेक्षा कर रहा था कोई आया है कमेंट, तो चर्चा आगे बढ़ेगी। हाँ, सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते जी। दहेज एक कुप्रथा। हाँ, दहेज में जो सामान दिया जाता, पहले तो या तो पहली बात तो सामान अपन क्यों दें, जितना देना है केस वो भी चुपचाप हो सके तो और भी अच्छी बात, क्योंकि खेती की जोत के बंटवारे तो कर नहीं सकते। तो सामान अनावश्यक बोझ हो जाता है, बिना मतलब गैर जरूरी सामान। इंटरेस्टिंग चर्चा, इंटरेस्टिंग है। सुभाष जी जलवाने इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। वेरी गुड सर, बिल्कुल गुरुजी। दूड़ाराम जी पारेगी, हाँ, इन्होंने काफ़ी दी। मेरे हिसाब से दहेज की सामग्री या पैसे लोगों को दिखावे की बजाय अपनी हैसियत के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि जो भी ले दे रहे हो वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुशी से दे, और ना चाह रहे हो तो फिर चुपचाप दे देना चाहिए, ताकि कोई भी अपने आप को छोटा है बड़ा नहीं समझे। हाँ, दूड़ा राम जी पारे की बहुत अच्छी बात है, वास्तव में होना यह चाहिए। इसके लिए कोई सामाजिक निर्णय हो और समाज के लोग अगर तय कर लें कि भाई ये दिखावे का जो करेगा वो बदमाश है, गड़बड़ आदमी है, उल्टा वो हल्की हरकत है, नीची हरकत है अगर इसे देखा जाए तो। दहेज प्रथा गलत है, दहेज प्रथा कानूनी, हाँ कानूनी अपराध है, सही बात है, ये भी है, कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है। पर लेने और देने से सामाजिक दबाव की वजह से इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई चीज़ें कानूनी अपराध है। कानून, मैंने वो एक लेख सुनाया होगा, सामाजिक आतंक और ढकोसला कानून। समाज का आतंक इतना भारी है कि ये कानून कोई काम ही नहीं कर पा रहे बेचारे। दहेज बिल्कुल कानूनी अपराध है, फिर भी देने से इनकार करना और लेने से इनकार करना कितना महंगा पड़ सकता है, कितना कड़ेगारी हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है उस आदमी के लिए। हाँ, सुभाष जी जलवानिया कह रहे मेरे हिसाब से लेन देन करना ही है तो रोकड़ में कुछ शर्त के साथ में कि रुपये का कैसे सदुपयोग करना है। अगर बच्ची के ससुराल वाले कम पैसा वाला होता है तो उसको संभलने में ये रोकड़ केस मददगार हो सकता है। रोकड़ तो मददगार हो सकता है, बाकी बर्तन वगैरह तो क्या मदद करेंगे उसकी। वो उल्टा सामान उनके घर को अंगेज कर लेगा। मकान बनाना कितना मुश्किल पड़ता है, और उसमें वो फर्नीचर और वो कचरा डालो, बेच उसको सकते नहीं, बाहर कहीं फेंक नहीं सकते, समाज के बड़े दबाव रहते हैं उस पर। बॉयज वैल्यू बिफोर मैरिज, रामचंद्र जी सागड़े। लड़के की वैल्यू होती है जब तक शादी नहीं होती है, गर्ल्स वैल्यू आफ्टर मैरिज, लड़की की जो है उसके बाद होती है। अब कुछ दिमाग नहीं चल रहा मेरा ठीक से,
पर ये वैल्यू है कि बच्चे की कीमत आंकी जाती है उसमें, कि कितना कीमती बैठता है, कितना लेकर आता है नगद। कुछ मित्रों को अगर पता हो तो पहले हमारे यहाँ यौतुक की प्रथा थी, दहेज के बिल्कुल विपरीत थी। उल्टा लड़की के साथ नहीं देकर के लड़की के बदले में लिया जाता था। और वो प्रथा अभी तक हमारे इधर थार के रेगिस्तान में काफ़ी इलाकों में रीत के नाम से चलती थी। चलो, कमेंट शायद वो नाराज़गी वाले लोग आ नहीं पाए हैं, इसलिए हैं, इतनी ही चर्चा पर्याप्त है मेरी दृष्टि में। देख लेता हूँ आता है तो कोई कमेंट। हाँ, जाट HR बाड़मेर से, अगर ऐसा हो जाए तो कई परिवारों के घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे और कुछ जगहों पर आपसी मनमुटाव की वजह से दहेज के नाम पर होने वाले झूठे मुकदमों में भी काफ़ी हद तक अंकुश लग जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। हाँ, मतलब यही कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो। बाकी होना तो कितना कैसे संभव है, क्योंकि मैंने पिछली साल इसके लिए हाथ पांव मारे काफ़ी कि भाई सामान देना गलत है, सामान लेना देना दोनों ही गलत ही है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए और आखिर मुझे समझौते करने पड़े। और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी प्रकार का सामान ले जाकर किसी को दूं। मुझे पता था कि आगे उनके घर में सामान पहले से पर्याप्त है। फिर भी मेरे भाई के बच्चे की शादी थी मेरी बच्ची के बाद में, तो मैंने कहा उनको कहा भाई आपके तो देना पड़ेगा सामान, मैं तो सामान दूंगा नहीं, मेरी तरफ से मेरे को कुछ देना नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारे तो बैठेगा नहीं है, तो जो जितना भी दे सकेंगे देना पड़ेगा। और इस प्रकार का मेरा अपना घर का मामला था। फिर भी मैंने वहाँ जाके प्रयास किया, पहले भाई के रिश्तेदारों के पास, वहाँ उनसे कहा कि आपके घर में तो सारा सामान पड़ा है, बर्तन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने नया नया रिश्ता था तो दिखाए तो घर में बर्तन सजे हुए पड़े थे, अलग से खूब बर्तन थे, एक ही लड़का उनके। तो मैंने कहा आपके तो सामान तो सारा है यार, वैसे किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं है। तो उनको लगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, कि क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि इस प्रकार जो पीतल के बर्तन लाए जाते हैं ये वैसे के वैसे वापस बेचने पड़ते हैं, यहाँ पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, जंग लग जाती है, इनमें यह है ऐसा है। एक दिन सिर्फ उसमें थोड़ी सी मिठाई डालते हैं और तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम लोगों आप मैंने कहा ये नहीं दिए जाए तो कैसे लगे आपको। तो उन्होंने कहा फिर तो लोग तो आएंगे पूछेंगे आपको क्या दिया, तो क्या बताएंगे उनको। मैंने कहा ये बात तो ये, मैंने कहा आपके पास तो पहले ही सामान खूब पड़ा है, ये बता देना, बर्तन पड़े हैं खूब। कि बोले ये तो लोगों ने देख रखे हैं पहले से, वो बिल्कुल सीधे थे हमारे। तो मैंने कहा देख रखे हैं तो फिर बताने के लिए कहीं से ले आऊँ किराए, पिछले साल के लोगों के बोरे भरे पड़े हैं बर्तनों के, वो ला के रख दें और आप लोगों को दिखाते रहें। तो फिर उनको लगा कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो ये यूं करके मैं वापस आया तो मैंने इनको कह दिया भाई अपन को लाना पड़ेगा। तो हमने सामान लेके आ गए जितना दे सकते थे। अब शादी तो मेरे घर में पहले थी, फिर भी मैंने तब तक खरीदा नहीं था और लाने का विचार नहीं था। इधर घर में खुसर फुसर होने लगी और सारी यूं हुई तो इन्होंने घर में कहा कि भाई आप भी जाके उनसे बात तो करके आओ, कल को ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाए कल को। मैंने कहा मैं जाता हूँ। मैं गया, मैंने कहा बात क्या करनी है, अपन जितना देना है कैश दे देंगे, जितना सामान दूसरे दिन भी खरीदो, हमें क्या ज़रूरत। शादी के दूसरे दिन उनको सामान की ज़रूरत हो, बर्तनों की ज़रूरत हो, जो भी चीज़ चाहिए वो खरीदते रहो, जब चाहिए तब खरीदें। क्योंकि मैंने ये भी बताया उनको कि ये सामान जो है इनके वर्जन बदलते रहते हैं। जैसे आज ऐसे बर्तन आने लगे जिनको ऊपर से उबाल बिंदु पर है, उसमें भोजन जो पक रहा है फिर भी ऊपर से ठंडे हैं पकड़ने में,
उनको अलग से कोई संडासी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें आ रही है, तो ये पुराने वाली चीज़ें तो काम में नहीं ले जाएगी। फिर जब कुछ नई चीज़ें आ जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें जो ज़्यादा उपयोगी होगी, तो उस समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से खरीदते रहें, और वो पैसे होंगे तो उससे जब भी चाहे वैसी चीज़ खरीद। क्योंकि इनके रोज़ वर्जन, जैसे टीवी है, टीवी में पिछली बार खरीदी तो भी एंड्रॉयड के वर्जन और अलग अलग आते रहते हैं रोज़, तो इनमें रोज़ वर्जन बदलते रहते हैं। अब पहले से अगर फ्रिज पड़ा है तो दूसरे की पड़ी पड़ी गैस निकलेगी। तो मैंने कहा इनका कोई मतलब नहीं है, केस ही ठीक रहता है। और जब भी ज़रूरत हो, मैंने यह तक कह दिया बेटी को कि भाई जब भी ज़रूरत हो हमें कह देना, हम पहुंचा देंगे आपको। जब भी ज़रूरत हो कि भाई आज हमें एक देगची की ज़रूरत है, एक भगोने की ज़रूरत है, जिस सामान की ज़रूरत है उसी दिन ले आया जाएगा। तो यूँ करके फिर भी इनके बैठ नहीं रहा था, तो मैंने जाके वहीं बात करनी शुरू, उनसे बात की। मैंने कहा आपके घर में तो सारा सामान पड़ा है और सामान की वजह से कोई ज़रूरत ही नहीं दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा मैं भी इसी के पक्ष में हूँ कि ये नहीं दिया नहीं जाना चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है, ये जो खरीदा जाता है दिया जाता है। परंतु अपन ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का सौदा नहीं है। अब उनका बस का सौदा नहीं तो फिर मेरे अकेले का बस का सौदा कुछ हो नहीं सकता। और इस प्रकार मेरे साथ भी वही बात हुई, जो मैं नहीं करना चाहता था वो मुझे करनी पड़ी। BL सुंडा, शादी में लेना देना अब थोड़े दिन चलेगा, अब बिहार और आसाम में बहुएं लानी पड़ रही है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है साहब वो बहुत अच्छे सिस्टम हो रहे हैं। या जो अफेयर होते हैं, लव मैरिज वगैरह, उसमें नहीं ज़रूरत पड़ती है। बर्तन तो घरवाले के काम आएंगे, लेकिन जानिया जीवन चू राजे नहीं। जोधाराम जी, घरवालों के काम कहाँ आएंगे? बर्तन घर में नहीं है क्या किसी के? बर्तन पहले से पड़े, एक्स्ट्रा पड़े हैं घरों में, बिना मतलब की इतने बोरे भरे हुए, इतने बड़े बर्तन, 40-50 हज़ार रुपये के बर्तन कोई काम आते हैं क्या? ऐसे कोई बर्तन एक साथ कई टेंट की दुकान वाले खरीदते हैं इतने ज़्यादा बर्तन। बाकी ये दुनिया के दूसरे देशों में बर्तन जितने जरूरत, एक परिवार को अपने परिवार में बर्तन कितने चाहिए, एक दिन में कितने बर्तन खरीदता है आदमी। हमारे यहाँ तो दुकान के हिसाब से, जैसे कोई दुकान, बर्तन की दुकान चलाएगा, इस प्रकार की खरीदारी होती है। और इस वजह से ये पूरा व्यापार चल रहा है, पूरे कारखाने चल रहे हैं, पूरे बाजार चल रहे हैं, इस बेवकूफ़ी की वजह से। अन्यथा इनका चलने का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, जो भी है, जिनको जैसा लगा, आज कल अपन पैटर्न चेंज करेंगे और कोई नया विषय लेंगे। शायद अब बात इसमें कोई कमेंट ऐसा नहीं है, और ठीक है, तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार, राम राम।